भौतिक विज्ञान की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लासों में अपन ने बात की थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो प्रकाश विद्युत धारा अपनी बह रही है उस धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, कैथोड और एनोड के मध्य आरोपित विभव का क्या प्रभाव होगा। इन सबसे अपन ने इन प्रभाव को देखते हुए अपन ने ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। एक बार अपन इन्हें फिर एक बार रिवाइज करें तो इसे अपन समझें। जो होलवास और लेनार्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप अपना ये इस प्रकार था कि कैथोड, इसमें एक निर्वातित ये क्वार्ट्ज नली है अपनी, जिसमें दो प्रकाश सुग्राही कैथोड और एनोड प्लेटें लगी हैं। इनके साथ ये माइक्रोमीटर, ये दिक् परिवर्तक जुड़ा है अपना, ये विभव विभाजक। दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड और एनोड को इच्छानुसार धन या ऋण विभव पर कर सकते हैं अपन। विभव विभाजक की सहायता से अपन इच्छित विभवांतर आरोपित कर सकते हैं। जो प्रकाश विद्युत धारा अपनी जो बह रही है, अपन ने कहा था इसमें कार्यविधि में कहा था कि यहाँ से अपन पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश और देलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित करेंगे तो इस कैथोड प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये एनोड प्लेट जो यहाँ संग्राहक प्लेट का कार्य कर रही है इसकी और ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं। और जैसे ये एनोड प्लेट पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, इस परिपथ में धारा बहने लगेगी। तो ये जो प्रकाश विद्युत धारा बह रही है, प्रकाश विद्युत धारा जो बह रही है उस पर अपन ने एक तो तीव्रता का प्रभाव देखा था, एक आवृत्ति के प्रभाव के बारे में बात की थी अपन ने, और तीसरा अपना कैथोड और एनोड के मध्य आरोपित विभव का प्रभाव देखा था। तो सबसे पहले अपन प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता के प्रभाव के इन ग्राफ को अपन जल्दी जल्दी चर्चा कर लें। इन पे डिटेल में अपन पहले बात कर चुके। मैंने कहा था कि यदि आपतित प्रकाश की अपन आवृत्ति को नियत रख रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। तो प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता में ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा आया था। इसके बाद अपन ने धारा पर विभव का प्रभाव देखा था। धारा पर जो विभव का प्रभाव देख रहे हैं अपन, उसमें अपन बात कर रहे थे कि जब विभव अपना 0 है उस स्थिति में धारा का कुछ परिमित मान है। धारा का परिमित मान कैसे बता रहे हैं अपन कि जैसे ही यहाँ ये प्रकाश फोटोन आपतित हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इस परिपथ में धारा बहने लगी। यानी यहाँ से बैटरी से अपन वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें अपनी धारा का कुछ धनात्मक मान है। इसके बाद अपन जैसे इस बैटरी से कैथोड और एनोड के मध्य विभव आरोपित कर रहे हैं, एनोड प्लेट ज्यादा धनावेशित हो गई तो प्रकाश विद्युत धारा का मान अपन ने कहा था वोल्टेज बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ेगा, उसके बाद धारा नियत हो जाती है, जिसे अपन संतृप्त धारा कहते हैं। बाद में अपन ने बात की थी कि यदि तीव्रता बढ़ाकर धारा और विभव में वक्र खींचा जाए तो अपन ने देखा था कि संतृप्त धारा का मान तो बढ़ गया लेकिन निरोधी विभव वही प्राप्त होता है। फिर यदि और तीव्रता अपन बढ़ा दें और तीव्रता बढ़ाकर इस धारा और विभव में वक्र देखें तो वही चीज अपनी की संतृप्त धारा बढ़ रही है लेकिन निरोधी विभव वही आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि निरोधी जो विभव है ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो ये जो कंसेप्ट है आज अपन आगे बात करेंगे कि इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत असफल क्यों रहा। तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि तरंग की जो ऊर्जा है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन यहां आगे अपन इसमें बात करेंगे, अभी धारा और विभव में आवृत्ति के साथ जो ग्राफ देखेंगे इसमें अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जित गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो 1/2 mv मैक्सिमम 1/2 mv स्क्वायर है, ये अपन कहेंगे कि इसका जो मापन है वो अपन निरोधी विभव से करेंगे। इसको समझेंगे कि किस प्रकार से निरोधी विभव से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मापन होगा। तो यहां अपन ने देखा कि तीव्रता बढ़ाकर 3 अलग अलग तीव्रता पर धारा और विभव में वक्र देख लिया अपन ने। अपन देख रहे हैं कि निरोधी विभव वही आ रहा है, अर्थात निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अपन बात करें इस निरोधी विभव की
निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भरता देखें तो उसके लिए धारा और विभव में अपन ग्राफ बनाएं। तो पहला ग्राफ तो वही है अपना, ठीक है। आवर्ती यदि अपन बढ़ा दें, अपन ने कहा था कि ये निरोधी विभव की स्थिति आ गई, इसका मतलब यहां धारा अपनी जीरो हो गई। अब इसको समझें अपन कि धारा जीरो कैसे हुई, क्यों हुई धारा जीरो। यहां से अपन देखें कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो रहा है, मान लीजिए इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास वो अपनी कितनी ले रहे हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये जो संग्राहक प्लेट एनोड है, जिसको अपन यहां दिक् परिवर्तक को बदलते हैं अपन, देखिए इस स्थिति में ये सिरा अपना ये जुड़ा हुआ है, तो अपन कह रहे हैं एनोड जो प्लेट है इस पर ऋणात्मक विभव अपन बढ़ा रहे हैं। देखो धारा, भाई परिपथ में धारा जीरो हो रही है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन धारा अचानक जीरो नहीं हुई, अपन ये कह रहे हैं कि धारा का मान पहले कम हुआ, ऋणात्मक वोल्टेज अपन ने थोड़ा रखा तो धारा कम हुई, उसके बाद थोड़ा और बढ़ाया अपन ने, फिर धारा कम हो गई। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित ऋणात्मक विभव, कितना अपना V0, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहा था, उस पर धारा अपनी जीरो हो जाती है। तो यहां ऐसे समझें कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो रहा है उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा ले रहे हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है वो अपन कह रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी अपन आगे कंसेप्ट समझेंगे कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा अलग अलग कैसे, इसकी बात करेंगे अपन। तो देखिए यहां अपन ऋणात्मक विभव इस प्लेट को दे रहे हैं। विभव जो है, विभव अपना बात करें कि विभव क्या है, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य कि V = W/Q, यानी जस्ट विभव को अपन कार्य से संबंधित बता सकते हैं। तो ये जो कार्य है ये अपना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहां अपन जो विभव इसको आरोपित, ये माइनस विभव एनोड को दे रहे हैं अपन, तो मान लीजिए यहां शुरू में अपन ने जो ऋणात्मक विभव दिया एनोड प्लेट को कि वो मान लीजिए अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। भाई इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अपन ने माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनोड को विभव दे दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, इनमें से जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो अपने क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, एनोड पर नहीं पहुंचेंगे, और इससे ज्यादा ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर पहुंचेंगे, तो धारा कम हो जाएगी। तो देखो धारा अपनी कम हो गई, यहां अपन बात करें। अब यदि ऋणात्मक विभव थोड़ा और बढ़ा दें अपन, यानी मान लीजिए अब अपन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, यानी यहां 5 वोल्ट दे दिया अपन ने, विभव कितना दे दिया, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट अपनी EV, या जिसको अपन कहें E = QV, ठीक है। 5 वोल्ट यदि विभव आरोपित कर रहे हैं तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऋणात्मक की, है ना। तो इसमें अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो अपने रुक जाएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन ही केवल एनोड पर पहुंचेंगे। तो धारा का मान अपना फिर कम हो गया। अब यदि अपन इस पर विभव और बढ़ा दें, जो ऋणात्मक विभव मान लीजिए अपन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने यहीं रुक गए। तो धारा यानी केवल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वही अपने एनोड पर पहुंचेंगे, और उन्हीं के कारण इस परिपथ में धारा होगी। ऐसे करते करते अपन मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, पोटेंशियल एनर्जी अपनी कितनी होगी, यानी 10 वोल्ट विभव अपन ने एनोड प्लेट को दे दिया। एक जस्ट एग्जांपल लिया है अपन ने कि ये माना है कि यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम जो ली है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां से अपन 10 वोल्ट यदि दे दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी उसके ऋणात्मक मान में पोटेंशियल एनर्जी दे दी। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन इस एनोड प्लेट पर नहीं पहुंचेगा, तो परिपथ में धारा कितनी होगी अपनी? 0। तो ये अपने यहां जिसको अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहा था, इस पर परिपथ में धारा अपनी क्या हो गई? 0 होगी। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या निरोधी विभव है जिस पर परिपथ में धारा 0 हो रही है, अब अपन क्या करें? आपतित प्रकाश जो यहां आपतित कर रहे हैं इसकी अपन आवर्ती बढ़ा दें। देखो, जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है वो अपनी आवर्ती का फलन है, आवर्ती का फलन है, न कि इंटेंसिटी का, न कि तीव्रता का। तो आवर्ती अपन ने बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई। यानी इससे जस्ट पहले वाले में अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानी थी अधिकतम, अब के मान लीजिए अपनी अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई जैसे अपन ने आवर्ती बढ़ा दी। तो यहां से तो अपन माइनस का 10 वोल्ट ही दे रहे थे, उसके संगत पोटेंशियल एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही थी। तो इससे ज्यादा ऊर्जा के यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने फिर एनोड पर पहुंचे तो इस परिपथ में धारा बहने लग गई। तो यही अपन कह रहे थे कि निरोधी आवर्ती की निर्भरता के लिए अपन ने लिखा भी था, मैंने लिखवाया था, आपको नोट करवाया था कि निरोधी विभव की अवस्था में यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान बढ़ाया जाए तो परिपथ में धारा पुनः बहने लगती। ठीक है, धारा क्यों बहने लग गई? क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ गई अपनी, और ये बढ़ी हुई ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचेंगे अपने। फिर अपन यदि ऋणात्मक जो विभव दे रहे हैं एनोड को, इसको बढ़ा दिया, इसको मान लीजिए अपन ने अब 12 वोल्ट कर दिया, तो उसके संगत पोटेंशियल एनर्जी हो गई -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब वापस अपना इस ऋणात्मक विभव पर ये अपन ने देखा था कि वापस परिपथ में धारा 0 होगी। तो ये अपन ने बात की थी धारा और विभव में अलग अलग आवर्ती बढ़ाकर। तो अपन देख रहे हैं जैसे आवर्ती बढ़ाई धारा संतृप्त धारा तो वही रहती है, धारा बहने लग गई, बाकी संतृप्त धारा का मान तो वही रहता है, लेकिन निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा का जो मेजरमेंट है वो अपन किससे करेंगे? निरोधी विभव की सहायता से करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट अपन निरोधी विभव की सहायता से कर रहे हैं। इसमें अपन समझें कि ये जो V0 पोटेंशियल है जिस पर धारा का मान 0 हो रहा है, क्या ये ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों की है? नहीं, V0 उस अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है उसके संगत है। इसलिए अपन कहते हैं यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम, ये अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2m V मैक्सिमम स्क्वायर बराबर EV नॉट। तो ये अपन ने कल बात की थी इसकी कि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। तो इसी से अपन यहां से इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है कि निरोधी विभव है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। तो इस ग्राफ में अपन ने देख लिया कि आवर्ती बढ़ने के साथ निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ रहा है। तब अपन निरोधी विभव और आवर्ती में वक्र बनाए। तो वक्र अपना एक सरल रेखा था, ये अपन ने कल बात की थी। ये वक्र एक्स एक्स को जिस बिंदु पर काट रहा है वहां आवर्ती अपनी देली आवर्ती ν0 है। ठीक है, इसका मतलब इस देली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस वक्र को यदि पीछे बढ़ाएं तो ये वक्र y एक्स को इस a बिंदु पर काट रहा है। ये जो OA भाग है ये अपना कार्यफलन के तुल्य है। अब अपन बात करते हैं यहाँ कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है इसको समझाने में तरंग सिद्धांत असफल क्यों रहा, इसको थोड़ा सा एक बार अपन और समझें। जो अपन ने सबसे पहली क्लास में बात की थी उसको एक बार और थोड़ा सा लेवें कि ये अपना मान लीजिए धातु है, ये धातु है अपनी। हम कह रहे हैं धातु में काफी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धात्विक पृष्ठ है अपना। इसके ऊपर अपन ने सबसे पहली क्लास में बात की थी कि सबसे पहले यदि अपन लाल रंग का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, भाई कम आवर्ती का प्रकाश आपतित कर रहे हैं,
तो अपन ने देखा कि इस धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए थे। जैसे ही अपन ने आवर्ती बढ़ाई और मान लीजिए येलो प्रकाश कर दिया था, ये जस्ट एक एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल अपन ने लिया था, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपना इमिट होना शुरू हो गया। अब देखो यहां यदि अपन ऐसा कर दें कि भाई ये अपन यहां तीव्रता बढ़ा दें, यानी ज्यादा संख्या में ये फोटोन ले लें, ज्यादा संख्या में ये फोटोन ले लें, तो ये सब मिलकर क्या इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर आ जाए। देखो तरंग सिद्धांत तो यही कहता है कि यदि पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश अपन धातु पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यही अपनी तरंग सिद्धांत की अपनी असफलता में अपन बात करेंगे। असफल क्यों रहा? देखो यहां एक जो फोटोन है, अपन कह रहे हैं कि एक फोटोन की जो ऊर्जा है, एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो अपन अभी बात करेंगे। एक फोटोन की ऊर्जा है E बराबर h न्यू। देखिए एक टाइम में ये जो एक फोटोन अपना लिया है, इस फोटोन की ऊर्जा अपन कह रहे हैं h न्यू है, तो ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा, न कि ये सारे मिलकर ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, यानी एक टाइम में एक फोटोन अपनी ऊर्जा को धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलेगा। तो कुछ ऊर्जा अपन ने कहा था ये जो धात्विक पृष्ठ है इसको जस्ट ब्रेक करने के लिए भी आवश्यक होती है, जिसको अपन ने नाम कार्यफलन दे दिया था। ठीक है, तो इससे अपना थोड़ा सा समझें कि एक टाइम में एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत क्यों असफल रहा। अपन बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की असफलता प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की असफलता। तो अपन बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत अपना असफल रहा। इसके मुख्य 3 कारण थे। सबसे पहला कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जो तरंग ऊर्जा है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। तो अपन पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश, चाहे आपतित प्रकाश की आवर्ती चाहे कुछ भी रखी जाए, पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश यदि धातु पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन अपन ने प्रयोग द्वारा प्रायोगिक तथ्य अपन ने जो प्रायोगिक अध्ययन किया है उसमें अपन ने देखा कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि देली आवृत्ति से कम है तो तीव्रता चाहे अपन कितनी बढ़ा दें, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो सबसे पहला फेलियर अपन बात करें तो अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत असफल रहा। इसकी असफलता के मुख्य 3 कारण इसकी असफलता के मुख्य, ये नोट कर लीजिए, मुख्य 3 कारण निम्न है। सबसे पहला, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा
तरंग की तीव्रता के समानुपाती है। तरंग जो ऊर्जा है वो तरंग की तीव्रता के समानुपाती है। अतः किसी भी आवर्ती का प्रकाश, किसी भी आवर्ती का प्रकाश पर्याप्त तीव्रता के साथ पर्याप्त तीव्रता के साथ धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाए तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं या उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, कि तरंग सिद्धांत कह रहा है कि चाहे आपतित प्रकाश की आवर्ती कुछ भी हो, पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश अपन धातु पर आपतित करेंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। लेकिन प्रायोगिक तथ्य क्या है अपना, कि देली आवर्ती से यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती कम है तो तीव्रता चाहे अपन कितनी बढ़ा दें, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो अपन कहते हैं जबकि प्रायोगिक तथ्य यह है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवर्ती से कम है, देली आवर्ती से कम है, तो तीव्रता चाहे कितनी बढ़ा दें, तीव्रता चाहे कितनी बढ़ा दें, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो पहला फेलियर वेव थ्योरी का पहला फेलियर ये आ गया। ठीक है, अगला अपना दूसरा बात करें, दूसरी जो तरंग सिद्धांत की असफलता अपन बात करें कि तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाएगा तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और उसके बाद यदि तीव्रता बढ़ाई जाए तो इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जबकि प्रायोगिक तथ्य अपना क्या देखा है कि अपन तीव्रता चाहे कितनी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, भाई इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं कर रही है। दूसरा अपन कह दें कि तरंग सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतन से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा तीव्रता बढ़ाए जाने पर उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों की
गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तरंग सिद्धांत कह रहा है कि अपन पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश धातु पर आपतित किया तो धातु से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और यदि तीव्रता बढ़ा दें तो इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। जबकि प्रायोगिक तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। देखो, इसको अपन ने बात की थी, इसकी यहां बात की थी अपन ने कि यदि अपन तीव्रता बढ़ा दें, तीव्रता अपन ने बढ़ाई थी तो निरोधी विभव वही आ रहा था, और अपन कह रहे हैं कि निरोधी विभव है वो जो गतिज ऊर्जा है उसका मेजरमेंट किससे हो रहा है? अपना निरोधी विभव से मेजरमेंट हो रहा है। निरोधी विभव यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो यही चीज यहां बताना चाह रहे हैं अपन कि प्रायोगिक तथ्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती है। तो दूसरा फेलियर ये। तीसरा अपन बात करें, तीसरा टाइम लेग पे होगा अपना कि तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश अपना आपतित होगा तो तरंग ऊर्जा धातु के सभी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित हो जाएगी। धातु का इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर निकलने में कुछ समय लेगा। जबकि अपन ने प्रायोगिक तथ्य यह देखा था कि यदि आवृत्ति देलीय आवृत्ति से अधिक है, जो प्रकाश अपन आपतित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति यदि देलीय आवृत्ति से अधिक है तो धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कितना समय लगता है? 10⁻⁹ सेकंड, यानी कोई टाइम लेग नहीं होता है। तो तीसरे फेल्योर की अपन ये बात करें कि तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतन में तरंग ऊर्जा धातु के सभी इलेक्ट्रॉनों को वितरित होती है। धातु के इलेक्ट्रॉन इस तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर बाहर निकलने में कुछ समय लगता है। ठीक है, कहते हैं जबकि प्रायोगिक तथ्य यह है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देलीय आवृत्ति से अधिक है तो धातु पर प्रकाश आपतन
तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में लगभग 10⁻⁹ सेकंड समय लगता है। अर्थात इस प्रक्रिया में कोई समय पस्ता नहीं होती। ठीक है, वापस एक बार देख लो, थोड़ा रह गया हो तो उसको लिख लो कि अपन तीसरा क्या कह रहे हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु परस्पर पर प्रकाश के आपतन में तरंग ऊर्जा धातु के सभी इलेक्ट्रॉनों को वितरित हो जाती है। धातु का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर धातु से बाहर निकलने में कुछ समय लेगा। और कह रहे हैं जबकि प्रायोगिक तथ्य क्या है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देली आवृत्ति से अधिक है, ठीक है, तो धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पस्ता नहीं होती है। तो ये था अपना इस तरंग सिद्धांत को इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत की असफलता। अब अपन बात करते हैं मैक्स प्लांक धारणा या मैक्स प्लांक सिद्धांत कहें या फोटोन की अवधारणा कहें, दोनों ही अपने बहुत अच्छा सिद्धांत अपना फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा या इसको अपन कह रहे हैं मैक्स प्लांक सिद्धांत। देखो सन 1900 में मैक्स प्लांक ने ये फोटोन की अवधारणा दी थी। इसने पूरी भौतिकी का स्वरूप ही चेंज कर दिया था। सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, अपनी चीर सम्मत भौतिकी, और ये सिद्धांत आने के बाद की जो भौतिकी है वह अपनी आधुनिक भौतिकी कहलाती है, मॉडर्न फिजिक्स। ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की गई वो भी अपनी जो गणितीय व्याख्या आइंस्टीन द्वारा की गई वो इस मैक्स प्लांक धारणा या कहते हैं फोटोन की अवधारणा के आधार पर ही की गई थी। तो मैक्स प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया या फोटोन की जो अवधारणा है उसकी अपन बात करें कि मैक्स प्लांक ने बताया कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है, और ऊर्जा के इन पैकेट्स या बंडलों को अपन फोटोन कहते हैं। यानी फोटोन जो है वो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। तो अपन बात करें, लिखो इसको कि मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार अवधारणा है इसलिए अपना इन्वर्टेड कोमा में, कि मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के सतत न होकर विवक्त रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के
इन पैकेट्स या बंडलों को फोटोन कहते हैं। तो ये फोटोन अवधारणा कहलाती है कि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है और ऊर्जा के इन पैकेट्स या बंडलों को फोटोन नाम दिया गया है। इसका मतलब फोटोन अपना क्या चीज है? फोटोन जो है वो प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा, प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो उस फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात जो फोटोन ऊर्जा है E इज प्रोपोर्शनल टू इसकी आवृत्ति न्यू, या अपन कहते हैं E बराबर h न्यू, जहां h समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इस h की जो वैल्यू है, h का जो मान है ये अपना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब इसका मात्रक देखें, देखो h जो प्लांक स्थिरांक अपन कह रहे हैं h बराबर है अपना E बट्टे न्यू। E फोटोन की ऊर्जा है अपनी, न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति होती है अपनी 1/, आवर्तकाल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक हो गया अपना जूल। ठीक है, आवृत्ति 1/, आवर्तकाल हुई तो इसका मात्रक हो गया जूल इंटू सेकेंड। तो h का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अब इस फोटोन के गुणों के बारे में बात करें अपन कि फोटोन के गुण। ठीक है, तो लिखो इसको। पहला गुण अपना फोटोन का कि फोटोन विद्युत उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है अपना फोटोन, विद्युत उदासीन है, जिससे यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित रहता है। दूसरा अपना फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है। ठीक है, तीसरा एक महत्वपूर्ण गुण इसकी बात करें अपन कि फोटोन की जो ऊर्जा का अवशोषण है वह पूर्णतः अवशोषण होता है। भाई फोटोन के पास अपन कह रहे हैं h न्यू ऊर्जा है एक फोटोन के पास, ये जैसे किसी धातु से इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, तो ये अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा एक साथ धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देगा, न कि ऊर्जा का कोई छोटा पार्ट। तो अपन कह रहे हैं फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण आंशिक न होकर पूर्ण अवशोषण होता है। ठीक है, अगला गुण बात करें कि इस फोटोन की जो स्पिन है वो एक है अपनी
तो फोटोन की चक्रण क्वांटम संख्या, या कहते हैं फोटोन का चक्रण 1 है। अतः यह बोसोन कण है। ये देखो, दो सांख्यिकी आगे क्लास में पढ़ोगे आप, एक बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और दूसरी फर्मी डिरेक सांख्यिकी। तो इसकी चक्रण क्वांटम संख्या 1 है अपनी, तो ये बोसोन कण है। यहां केवल बस ये जस्ट ध्यान रखने के लिए, बाकी आगे क्लासों में स्टैटिक्स में पढ़ो, इसकी दो जो सांख्यिकी हैं वो आगे क्लासों में पढ़ोगे आप। एक गुण और देखें अपन इसका, पांचवा गुण, यदि किसी P शक्ति के स्रोत से, यदि किसी P शक्ति के स्रोत से लैम्डा तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित हैं, तो उसे प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोन की संख्या n इक्वल टू P बट्टा E होगी। देखो, इस पर आधारित अपन अगली क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे कि अपन कह रहे हैं कि P शक्ति का स्रोत है, उससे यदि लैम्डा तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं, तो उसे प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोन की जो संख्या है वो P बट्टा E होगी अपनी। यहां P अपनी शक्ति है, E ऊर्जा है अपनी, या अपन कहते हैं देखो N बराबर P बट्टा E कह दें। देखो, आवर्ती के रूप में, ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं तो N बराबर P बट्टा E। यदि आवर्ती के रूप में ले रहे हैं तो N बराबर P बट्टा H न्यू। यदि तरंगदैर्ध्य के रूप में ले रहे हैं तो यही अपना हो जाएगा न्यू बराबर C बाई लैम्डा। तो ये हो गया P लैम्डा बट्टे HC। ठीक है, देखो यहां N अपनी संख्या कह रहे हैं, ये P शक्ति और E ऊर्जा है। अब यदि ये तो एक प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोन की संख्या की बात की है अपन ने, यदि T समय में अपन इसी में बात करें कि T समय में उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी, उत्सर्जित फोटोन की संख्या। देखो, शक्ति को अपन T से गुणा कर दें तो ये ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। भाई अपन कहते हैं कि शक्ति P बराबर होता है अपना W बट्टा T। ठीक है, तो ऊर्जा इस स्थिति में N बराबर क्या हो गया अपना, उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी, P इंटू T बट्टा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। कल अपन इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उनकी अपन चर्चा करेंगे।